बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 17 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ मिस्टर नासिर अली prepare a bank reconciliation statement with the help of revised cash book as on 31st December 2017। तो रिवाइज कैश बुक बनाते हैं हम। पर नाम लिख दें मिस्टर नासिर अली रिवाइज्ड कैश बुक, और इसमें हमने सिर्फ बैंक के कॉलम को बनाना है, बैंक कॉलम ओनली। और ये कब बना रहे हैं हम? 31 दिसंबर को। अच्छा, यहाँ पे हमने एज ऑन लिखा है। उसकी वजह ये है कि असल कैश बुक जो पूरे महीने की वो तो पहले बन चुकी है। उसको जब हमने मैच किया बैंक स्टेटमेंट में तो डिफरेंस आया। कुछ चीज़ें जो हैं बैंक में हुई थी जो कि हमने कैश बुक में नहीं की, तो अब हम रिवाइज कैश बुक बना रहे हैं। पहले वो एंट्रीज कर लेंगे, इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं एज ऑन। वरना कैश बुक के लिए लिखा जाता है फॉर द पीरियड, पूरे महीने की या पूरे वीक की। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट। अब आप देखें कौन सी एंट्रीज जो हैं। पहले बैलेंस उठा लें, बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर द कैश बुक बैंक अकाउंट नंबर 2। ये हम अकाउंट नंबर 2 जो है, यानी बैंक में हमारा जो अकाउंट है 2, उसकी बना रहे हैं। इधर आप लिख भी सकते हैं अकाउंट नंबर 2। और बैलेंस जो है ओवरड्रान है। तो जब हमारा बैलेंस पॉजिटिव होता है, फेवरेबल होता है कैश बुक का, वो डेबिट बैलेंस होता है, हम इधर लिखते हैं। अब ये ओवरड्रान है अनफेवरेबल, तो हम इसको इधर लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड या ब्रॉट डाउन 39,200। अब आप देखें कि कौन सी चीज़ें हैं जो बैंक में हुई हैं, हमारी कैश बुक में नहीं हुई, वो इधर लिखनी है। अ चेक फॉर ₹800 विच वाज रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर वाज एंटर्ड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक इन दिसंबर बट वाज पेड इनटू बैंक। ये इधर हो चुका है, बैंक में नहीं हुआ, इसको छोड़ दें, ये रिकॉन्सिलिएशन में जाएगा। द ट्रेडर हैड इशूड चेक्स इन दिसंबर फॉर ₹64,000 of which he finds that a check for rupees was cashed in December। आज चेक फॉर रुपीज़, ये भी हमने जब चेक इशू किए तो इधर एंटर हो चुके हैं कैश बुक में। ये भी छोड़ दें, ये भी उधर रिकन्सिलेशन में जाएंगे। द बैंकर गेव अ रॉन्ग क्रेडिट इन अकाउंट नंबर 1 इन रिस्पेक्ट ऑफ अ चेक फॉर ₹18,000 विच वाज डिपॉजिटेड इन अकाउंट नंबर 2। वह यह है कि हमने एक चेक जो है वो जमा कराया अकाउंट नंबर 2 में। तो जब जमा कराया तो इधर भी तो लिख लिया अपने पास, इधर लिखा और बैंक में जमा करा दिया। अब वो बैंक ने क्या किया, गलती से उसको अकाउंट नंबर 2 में नहीं क्रेडिट दिया, 1 में दे दिया। तो इधर हो चुका है, इसको छोड़ दें। अगला पॉइंट, एज पर द स्टैंडिंग ऑर्डर्स द फॉलोइंग पेमेंट्स वर मेड बाय द बैंक आउट ऑफ अकाउंट नंबर 2। स्टैंडिंग ऑर्डर ये होता है कि हम बैंक को एक दफ़ा ही कह देते हैं कि ये चीज़ हमारी आएगी हर माह, हमने हर महीने ये पेमेंट करनी है, तो आप कर दिया करो, हमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम कहते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर, यानी ऐसा ऑर्डर जो एक दफ़ा दिया जाए, फिर ऑनवर्ड बैंक उस ऑर्डर की रोशनी में आगे मंथली बेसिस पे या जो भी पीरियड होगा वो पेमेंट करता रहेगा। स्टैंडिंग ऑर्डर यानी एक ऐसा ऑर्डर जो हमेशा के लिए यानी जो है ना चलता रहे
ऑर्डर एक दफ़ा हो लेकिन उस पर हमेशा एक्शन होता रहे, अनलेस अनटिल हम बैंक को मना कर दें। जैसे हमने बिजली का बिल देना है, हम बैंक को एक ऑर्डर दे देते हैं कि तुम हमारे खाते से बिजली का बिल पे कर दिया करो, और बिल जो है उनको हम ईमेल कर दें या किसी और ज़रिए से भिजवा दिया करें, बैंक क्या करेगा, हमारे खाते में से पेमेंट कर देगा। इसको हम कहते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर। तो हमने बैंक को स्टैंडिंग ऑर्डर दिया हुआ है, बैंक ने क्या किया, अकाउंट नंबर 2 से इंश्योरेंस की पेमेंट की और ट्रेड सब्सक्रिप्शन। तो हम जा रहे हैं ओडी में, जब पेमेंट करते हैं हम तो क्या करता है, बैंक हमारे खाते को डेबिट कर देता है। अब ये उधर डेबिट हो चुका है बैंक स्टेटमेंट में, तो उधर अगर डेबिट हुआ तो हमारे पास क्रेडिट होगा। वैसे भी आपको इल्म है कि ये पेमेंट साइड है हमारी, ये कैश बुक की, ये रिसीट साइड है, ये पेमेंट साइड है। तो उधर जब बैंक ने पेमेंट की इंश्योरेंस प्रीमियम की तो हम इधर लिख लेंगे, इधर नहीं लिखी हुई। इसी तरह ट्रेड सब्सक्रिप्शन है, ये बैंक में हमारे खाते में ओवरड्राफ्ट चल रहा है तो बैंक ने उधर हमारे ओडी में जमा कर दी है, तो इधर जमा नहीं हुई तो हम इधर भी जमा कर लेंगे ट्रेड सब्सक्रिप्शन जी 2160। ठीक हो गया जी। इस पॉइंट की समझ आ गई आपको कि ये बैंक में डेबिट हो चुके हैं, कैश बुक में क्रेडिट नहीं हुए, हमने कर लिए। आगे, द बैंक हैज़ रिसीव्ड द फॉलोइंग अमाउंट्स फॉर अकाउंट नंबर 2। ये हमारा अकाउंट नंबर 2 है। बैंक ने क्या किया है, पेमेंट रिसीव की हैं कुछ कहीं से पेमेंट आई है, वो हमारे खाते में बैंक ने जमा कर दी। तो बैंक क्या करता है, जब जमा करता है हमारे खाते को क्रेडिट देता है। इधर हमारे पास डेबिट नहीं हुआ, हम इसको डेबिट कर देंगे, डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड ऑन शेयर्स, या सिर्फ डिविडेंड भी काफ़ी है, ये 1280। इसके बाद है इंश्योरेंस क्लेम आया कोई 3400। आगे बढ़ेंगे। बैंक चार्जेस, बैंक ने 100 रुपये जो है वो काटा है, वर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में नहीं लिखा गया तो हम इधर लिख लेंगे बैंक चार्जेस 100 रुपीज़। और आखिर में ओवरड्राफ्ट बैलेंस वो हमने लिख लिया। तो ये आपकी वो चीज़ें हमने लिख ली जो बैंक स्टेटमेंट में लिखी हुई थी, कैश बुक में नहीं लिखी। अब हमने रिवाइज कैश बुक बनाई, उसमें अब तमाम चीज़ें रिकॉर्ड करके नया बैलेंस निकालेंगे। अभी देखें ये साइड ज़्यादा है तो ये हो गया 6, ये 41,980 आ गया, ये भी इधर लिख लें 41,980, और ये नया बैलेंस निकल आएगा। इसमें से ये माइनस कर दें 41980, इसमें से हम माइनस करेंगे ये नया बैलेंस निकल आ गया 37300। अब हम इससे बैंक रिकन्सिलेशन बनाएंगे। 37300 बैलेंस है हमारा, इसको अभी मैं मिटा रहा हूँ। 37300, इसको मैं इधर नोट कर लेता हूँ 37300। और ये क्रेडिट बैलेंस है कैश बुक का, यानी ओवरड्राफ्ट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, अकाउंट नंबर 2 एज ऑन 31 दिसंबर 2017। अब हम लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, और ये क्रेडिट बैलेंस था ओवरड्राफ्ट, तो ये मैं लिख रहा हूँ क्रेडिट, और ये था 37300।
00। अब हम आगे चलते हैं, जो एंट्रीज हो गई हैं रिवाइज कैश बुक में उसको छोड़ दें, बाकी पे आ जाए। एक चेक था जो कि हमने कस्टमर से रिसीव किया, विच वाज रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, वाज एंटर्ड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक बट वाज पेड इनटू बैंक इन जनवरी नेक्स्ट। यानी एक चेक कस्टमर से लिया, हमने बैंक में एंट्री कर ली, अपनी कैश बुक में एंट्री कर ली, लेकिन बैंक में भिजवाया है अगले महीने, तो ये यानी अनक्रेडिट ही होगा, यानी डिपॉजिट ही नहीं कराया तो बैंक क्रेडिट कैसे करेगा। ठीक है, तो ये पहला केस है। तो क्रेडिट में क्या होता है, ये फर्स्ट केस है, तो इसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो मैं इधर लिख रहा हूँ ऐड अनक्रेडिटेड चेक्स, अनक्रेडिटेड या अनडिपॉजिटेड चेक भी लिख सकते हैं कि ये चेक जमा करवाए नहीं, बैंक में अब हमारे बैलेंस में लिखे हुए थे लेकिन हमने जमा करवाए नहीं। अब क्यों प्लस करना है इसकी सुन लें कि ये हमारा है ओवरड्रान। तो जब हमने बैंक में चेक जमा कराए, अपने चेक जमा कराए, तो हमारा जो लोन था वो कम हो गया, यानी जितने के भी चेक हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उसमें से हमने लोन में से, ये ओवरड्रान है, इसमें हमने माइनस कर लिया था। अगर ये हमारा बैलेंस डेबिट होता, यानी हमारे पैसे पड़े होते, तो जब हम और पैसे जमा कराते तो इसमें जमा कर देते, लेकिन हमने क्या किया कि ये ओवरड्रान की वजह से अपना जो है कर्ज़ा कम कर लिया। ठीक है, ये चेक था 800 का, ये हमने अपना लोन जो है वो 800 से कम कर लिया। अब बैंक में तो कम नहीं हुआ, क्यों, बैंक में तो चेक आपने भेजा ही नहीं है, तो वहाँ से तो ज़ाहिर है कम नहीं होगा। तो अब बराबर करना है बैलेंस हमने बैंक के साथ, तो हम जितना माइनस कर चुके हैं उतना ऐड कर लेंगे। पहला पॉइंट है और ये प्लस लिखा है, और वजह मैंने आपको भी समझा दी है कि क्यों जमा किया है, कि पहले हम इसको माइनस कर चुके थे लोन में से अपने। सेकंड पॉइंट, ट्रेडर हैड इशूड चेक्स इन December for rupees 64,000, of which he find that a check for 28,000 was cashed in December. A check for rupees was cashed on 2nd January and others were not presented. यानी एक 64,000 में से 28,000 का जो चेक है वो तो हो गया दिसंबर में कैश, बाकी जो है जितने भी चेक हैं, एक 2 जनवरी को हुआ, वो भी हमारे इससे बाहर, 31 को ये अनप्रेजेंटेड, और बाकी अभी तक भी प्रेजेंट नहीं हुए, यानी ये सारे जो चेक्स हैं ये 31 तक प्रेजेंट नहीं हुए थे, तो हम इनको कहेंगे अनप्रेजेंटेड चेक्स, इतनी अमाउंट के। तो अनप्रेजेंटेड को हमने क्या करना है, माइनस करना है। माइनस क्यों करना है ये देखते हैं, इसलिए करना है माइनस कि हम जा रहे हैं लोन में, हमारे सर कर्ज़ा है, तो जब हम और चेक इशू कर देंगे पेमेंट के लिए तो कर्ज़ा बढ़ जाएगा। यानी जब हमने चेक इशू किए तो अपना जो ओडी है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस, इसको बढ़ा लिया, तो बैंक में नहीं बढ़ा, क्यों, जब तक वो चेक बैंक के पास पेश नहीं होंगे बैंक हमारे ओडी बैलेंस में उतना नहीं ऐड करेगा। ठीक है, तो अब क्या सिचुएशन है, हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हमने ये जो अपना ओडी बढ़ाया हुआ है इसको कम कर लें। इस वजह से हम क्या करते हैं कि ये जो सैकड़ केस है इसको माइनस करते हैं। तो मैं लिखने लगा हूँ लेस अनप्रेजेंटेड चेक्स, अनप्रेजेंटेड चेक्स, और ये 36,000 के थे, 28,000 के पेश हो गए थे दिसंबर में, बाकी जो हैं वो सारे 31 के बाद ही हुए हैं, तो इनको हम माइनस करके लिख लेंगे, ये आ गया 2800 बैलेंस। आगे थर्ड पॉइंट में ये लिखा हुआ है, द बैंकर हैज़ अ
wrong credit in account number 1 in respect of check for rupees 18,000 which was deposited in account number 2। हुआ ये है कि एक चेक था, हमें किसी पार्टी से चेक मिला, हमने अपने बैंक अकाउंट 2 में जमा कराया, साथ अपनी कैश बुक में हम ओडी में चल रहे थे तो माइनस कर चुके थे, माइनस कर दिया। अब बैंक में जब ये चेक जमा हुआ 2 में तो माइनस होना चाहिए था, लेकिन बैंक ने क्या किया कि 2 अकाउंट की जगह अकाउंट नंबर 1 में वो क्रेडिट दे दिया, रॉन्ग क्रेडिट इन अकाउंट नंबर 1 इन रिस्पेक्ट ऑफ अ चेक। तो अब हम क्या कहें कि ये ओडी है, ये क्रेडिट बैलेंस है, तो जब हमने ये चेक बैंक में जमा कराया तो अपने ओडी को उतना ही कम कर लिया, लेकिन बैंक में तो अकाउंट नंबर 2 में ये क्रेडिट हुआ ही नहीं, ठीक है, तो हमारा बैलेंस बराबर नहीं होगा। अब बराबर कैसे करेंगे कि जो बैंक स्टेटमेंट है उसको तो हम नहीं छेड़ सकते, तो अपनी बुक में जो हमने लोन अपना कम कर लिया था जब चेक जमा कराया था उसको दोबारा बढ़ा लें, ऐड कर लें, लिखेंगे ऐड। तो ये भी सिचुएशन वही है, अनक्रेडिटेड चेक्स, यानी अकाउंट नंबर 2 में क्रेडिट नहीं हुए, अकाउंट नंबर 1 में हुए हैं, तो अकाउंट नंबर 1 को तो हम देख ही नहीं रहे, अकाउंट नंबर 2 में हम ये रिकन्सिलेशन बना रहे हैं, तो इस अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो, तो ये भी जो है पहली सिचुएशन है अनक्रेडिटेड चेक। यानी इधर क्या हुआ कि हमने चेक जमा कराया, अपने पास एंट्री कर ली, जमा ही नहीं कराया। इसमें क्या है, जमा कराया लेकिन बैंक ने उस अकाउंट में क्रेडिट नहीं दिया, तो हम लिखेंगे अनक्रेडिटेड चेक। और अमाउंट है जी ये 18,000। तो जब हम इसको जमा करेंगे तो ये हमारा बैलेंस आ जाएगा 20,100। इस बैलेंस को हम लिखेंगे बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट या पासबुक। इधर ये हमारा लोन दरमियान में कहीं नहीं चेंज हुआ, वही चल रहा है क्रेडिट बैलेंस। तो अब बैंक स्टेटमेंट पे ये बैलेंस डेबिट शो हो रहा होगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन में भी आंसर 20,100 ही है, ये हमारा आंसर निकल आया। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। कोई चीज़ नहीं समझ आई तो कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।